हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग की जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो आपसे कहना चाहती है कि हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये बताया कि आप सेम टाइम के करस्पॉन्ड किसी भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, किसी भी एक सूक्ष्म पार्टिकल का सेम टाइम पर उसकी स्थिति और उसका मोमेंटम, उसकी पोजीशन और उसका संवेग फाइंड नहीं कर सकते हो। तो मैंने कहा हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके अनुसार आप अगर किसी भी बहुत छोटे पार्टिकल का, किसी भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन्स हुआ, इनका सेम टाइम पर इसकी स्थिति यानी कि इसका पोजीशन और इसका संवेग मतलब कि इसका मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा कि ये अप्लाई किसके लिए होता है स्टूडेंट। ये अप्लाई होता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। इट अप्लाइज only on microscopic particle. Clear? Now next thing कि अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है उसका स्टेटमेंट क्या है। जैसे अभी हमने बताया कि आप सेम टाइम पर किसी भी पार्टिकल के लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, फोटॉन्स होंगे, ये सब होते हैं, ठीक है। किसी भी माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आप सेम टाइम पर उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो हाइजेनबर्ग की जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो आपसे कहती है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेटमेंट, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वी कैन नॉट मेजर पोजीशन एक्स, मतलब पोजीशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से, पोजीशन एक्स एंड द मोमेंटम पी ऑफ द पार्टिकल साइमल्टेनियसली। मतलब कि आप किसी भी पार्टिकल का, किसी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ उसका मोमेंटम और उसका पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यही हमारी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट होता है। इसके लिए आप ऐसा कह सकते हो, अगर आपको इनमें से अगर x सही तरीके से एक्यूरेट फाइंड हो गया तो आप उस टाइम पर p को एक्यूरेट फाइंड नहीं कर सकते हैं, और अगर आपको p एक्यूरेट फाइंड हो चुका है तो उस टाइम पर आप पोजीशन यानी कि स्थिति को एक्यूरेट फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं पोजीशन और मोमेंटम को एक्यूरेटली एक ही टाइम पर फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, और यही हमारा अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग अब मैथमेटिकली अगर लिखते हैं तो मैथमेटिकली लिखने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं,
पहले इसमें वर्डिंग लिख देते हैं कि मैथमेटिकली लिखने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग टुगेदर द एरर्स in measurement of position and momentum has to give a greater number which is equal to half of a constant h क्रॉस, राइट। तो हमने इसमें कहा कि हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के आधार पर आप एक टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसको फाइंड आउट करते हैं तो आपको इन दोनों में एक अनसर्टेनिटी मिलती है, और वो अनसर्टेनिटी किसके इक्वल होती है, h क्रॉस अपॉन में 2 के इक्वल होती है, या फिर उससे क्या होती है बच्चों, बड़ी होती है। ठीक है, तो हमने लिखा है मल्टीप्लाइंग टुगेदर द एरर्स इन मेजरमेंट of position and momentum has to give a greater number which is equal to half of a constant h cross। क्लियर। सो अब हम इसमें लिखेंगे that del x dot del p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो इन दोनों का जो मेजरमेंट है डेल एक्स का और डेल पी का, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो वो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा किसके, h क्रॉस बाई 2 के। और ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, कि मतलब कि अगर मोमेंटम और पोजीशन को आप लोग सेम टाइम पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, आप इनको सेम टाइम पर पता करते हो, तो उन दोनों का जो अनसर्टेनिटी का रेशो है या प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है h क्रॉस बाई 2 के इक्वल होता है। यहाँ पर जो डेल x है, ये जो डेल x है, इसे हम क्या बोलते हैं, एरर इन पोजीशन। मतलब कि पोजीशन को फाइंड आउट करने पर उस टाइम पर आपको कितनी एरर मिलती है, क्योंकि आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली फाइंड नहीं कर सकते हो। यहाँ जो डेल p है उसकी वैल्यू है एरर इन मोमेंटम। क्लियर, कि अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो एरर इन पोजीशन का एरर इन मोमेंटम को, तो आपको ये ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2 के मिलती है, राइट। आगे अगर हम इसको देखते हैं तो हमने देखा कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं दैट डेल एक्स डॉट डेल पी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, बिकॉज वी नो h क्रॉस क्या है, h अपॉन में 2 पाई, प्लैंक्स कांस्टेंट के 2 पाई के डिवाइडेड में होता है। ठीक है, अब p इसे हम जानते हैं क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो डेल x डॉट डेल p को आप लिख सकते हो m इंटू में डेल v। हमने यहाँ जो एरर है वो वेलोसिटी में लगाया है, मास में नहीं लगाया, क्योंकि मास में चेंज नहीं आता है, राइट। इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो ये वाला एक फॉर्मूला फाइंड आउट होता है जो कि आपको यहाँ पर डेल v जो है वो क्या बताता है, एरर इन वेलोसिटी। मींस अगर वेलोसिटी के फॉर्म में अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में या फिर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ जो आपको दिखा कि जो डेल एक्स डॉट डेल पी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू h क्रॉस अपॉन में 2 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ डेल एक्स और जो डेल पी होते हैं वो हम ये कह सकते हैं एक दूसरे के कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनल भी नहीं कहेंगे, ये बेसिकली एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली होते हैं। ठीक है, डेल एक्स और डेल पी 1 अपॉन में डेल पी। इसका मतलब ये है अगर डेल एक्स और डेल पी इस तरीके से दे दिया जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि डेल एक्स इज इक्वल टू h क्रॉस में अपॉन में 2 डेल पी। अगर ये इस तरीके से दे दिया जाता है, इसका मतलब है कि
डेल एक्स अगर आप लोगों को मालूम है तो उस टाइम पर आपको डेल पी फाइंड आउट करना टिपिकल होता है, ठीक है। मीन्स अगर ये वाली वैल्यू ज़ीरो है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इनफाइनाइट आएगी। अगर इसकी कोई फाइनाइट वैल्यू मालूम है तो इसकी कोई वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। और अगर डेल पी आप मालूम कर सकते हो, अगर आप डेल पी को फाइंड आउट कर सकते हो तो उसी टाइम पर आपके लिए डेल एक्स को फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये हमारे पास में हुआ हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा जा सकता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझने के लिए हम देखते हैं। सपोज कीजिए कि अगर ये कोई एक पाथ है, ये कोई एक रोड है हमारे पास, और इस रोड पर एक कार जा रही है। अगर इस रोड पर एक कार जा रही है, ठीक है, अगर इस कार की हम लोगों पोजीशन फाइंड करनी है, अगर हम लोगों को इस कार की पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हम लोगों को क्या करना होगा, उसको किसी भी एक फिक्स टाइम टी पर क्या करना होगा बच्चों, स्टॉप करना होगा। अगर हम लोगों को इस कार की एक फिक्स पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हमें को इस टी टाइम पर, एक फिक्स टाइम पर उसको क्या करना होगा, रोकना होगा। तो आप उस टाइम पर पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसी टाइम टी के लिए कहूँ कि इस टी टाइम पर ही इस गाड़ी का मोमेंटम बताइए, तो वो बताना इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि मोमेंटम हमारे पास होता है मास इनटू में वेलोसिटी, और मास इनटू में वेलोसिटी से मतलब है कि इस टाइम पर आप लोगों को इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं है। तो सेम हम यही कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर किसी भी पार्टिकल का पोजीशन फाइंड है तो आप उसी टाइम टी पर उसका मोमेंटम फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, राइट। लेकिन अगर सपोज कीजिए अगर हम लोगों को इसका मोमेंटम फाइंड आउट है, अगर हम लोगों को ये पर्टिकुलर इसका मोमेंटम फाइंड है कि हमें पता है कि इसका मोमेंटम कितना है, तो आपको मालूम है उस टाइम इसके पास में एक वेलोसिटी होगी, तो उस टाइम पर आप इसका फिक्स पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। इसका पोजीशन फाइंड हम उस टाइम पर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं जब इसके पास में वेलोसिटी होगी, क्योंकि वो टाइम के साथ में चेंज हो रही होगी, राइट। तो कहने का मतलब है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहती है स्टूडेंट कि अगर आपको पोजीशन मालूम है तो यू कांट मेजर मोमेंटम, एंड इफ़ यू नो मोमेंटम देन यू कांट मेजर अबाउट पोजीशन। तो इसे अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इमेजिन a car moving along a road and if you want to see exact place or exact position where the car is, then you must pause time and you can find the position. But you paused, but when you paused the time, you can't know its speed, right। तो ये आपसे क्या कहना चाहता है, अगर सपोज कीजिए कि एक कार है जो कि एक रोड के अलोंग मूव कर रही है, ठीक है, अगर आप उसका एग्जैक्ट प्लेस और उसका एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस टाइम पर आपको टाइम को क्या करना होगा, स्टॉप करना होगा, टाइम को पॉज करना होगा, और
उससे आपको क्या मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन बट व्हेन यू पॉज द टाइम, लेकिन अगर तुमने टाइम को पॉज कर दिया तो आप लोगों को उस टाइम पर उसकी स्पीड नहीं मिल सकती है, राइट। सो you can't measured the momentum at that time, right। और इसी को ही हम अगर रिवर्स ले लें तो हम कहेंगे if you unpause the time you will know the speed of car and it is impossible to know the exact position of the car as it is changing their speed, right। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप लोग टाइम को अनपॉज कर देते हैं, अगर टाइम को हम देखते रहते हैं कि वो पॉज नहीं है, तो हम देखते हैं कि कार की जो स्पीड है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर, सेम टाइम पर कार की पोजीशन को फाइंड आउट करना क्या होता है बच्चों, इम्पॉसिबल होता है, राइट। तो ये वाली बात यहाँ तक फिनिश करते हैं और आगे इसको हम मैथमेटिकली व्यू देखते हैं इसका। तो स्टूडेंट ये वाली बात हुई कि अनसर्टेनिटी का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है। अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, इसका मैथमेटिकली व्यू देखते हैं, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकली व्यू देखने के लिए हम सपोज कीजिए एक दो हर्मिशियन ऑपरेटर मानते हैं, ठीक है। हमने दो हर्मिशियन ऑपरेटर लिए हैं जिनको हमने लिखा लेट A cap and B cap are Hermitian operator, ठीक है। अब ये जो कोई हर्मिशियन ऑपरेटर है ए कैप और बी कैप, तो इसको हम एक्सपेक्टेशन फॉर्म के रूप में निम्न तरीके से लिख सकते हैं, फॉलो तरीके से लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा यहाँ पर क्या, ए कैप माइनस में ए कैप का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, इसको ये लिख सकते हैं। बी कैप को क्या लिख सकते हैं, हमें प्रॉपर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बी कैप माइनस में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ बी कैप। तो स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। ये इसका क्या है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन है। आगे हम इसको ए कैप और बी कैप को दोनों को इसी तरीके से लेकर एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फॉर्म में यूज़ करके अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए लिखते हैं। सो अब हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के फॉर्म में ए कैप को लिखते हैं। तो हमने लिखा सो अनसर्टेनिटी इन ए कैप। तो अब हम लोग जानते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल ए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी दो मोमेंटम और जैसे पोजीशन, इन दोनों के मेज़रमेंट में जो एरर आती है वो उसके फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो हमने लिखा सो अनसर्टेनिटी इन ए कैप, तो इसको इसके एरर के फॉर्म में लिखा। इसमें एरर कितनी होती है, एरर होती है रूट मीन स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो हमने सबसे पहले इसका क्या किया, ए कैप को लिखा हमने। ए कैप अभी हमने देखा था किस तरीके से लिख रहे थे, ए कैप इस तरीके से लिखा था, ठीक है। देन सबसे पहले इसका करेंगे रूट मीन स्क्वायर में से स्क्वायर किया,
फिर करते हैं इसका मीन, और फिर करते हैं हमने इसका रूट। तो स्टूडेंट्स ये डेल ए कैप, जो डेल ए कैप है उसको हम बोल सकते हैं मेजरमेंट एरर इन ए कैप। तो मेजरमेंट एरर जो है ए कैप में उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और सिमिलरली हम उसको बी कैप के लिए लिख लेंगे। अब इस डेल कैप का अगर हम स्क्वायर करते हैं, लेट डेल कैप का क्या किया हमने, स्क्वायर किया, तो ये कितना आएगा हमारे पास में, ए कैप माइनस में ए कैप, इसका करा हमने स्क्वायर, और स्क्वायर करके इसका लिया क्या हमने, मीन। ठीक है, ये हमने एज इट इज़ ये टर्म लिख दी है, ये रूट यहाँ से हट गया, तो डेल ए कैप का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा आपके पास में। ये दोनों को हम अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। अब तो यहाँ लिखा हमने ए कैप और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए कैप, और दोनों में बाहर लगा दिया क्या, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पे आप देखेंगे कि ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, ए कैप का स्क्वायर, यहाँ से हुआ क्या, ये ए कैप का मेजरमेंट का एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कैप प्लस ए कैप का स्क्वायर, राइट। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने। अब हम इन दोनों को साथ लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ ए कैप स्क्वायर माइनस 2 ए कैप प्लस ए कैप एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर एंड होल एक्सपेक्टेशन टर्म लिख दिया हमने। अब इसमें स्टूडेंट यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशन था, ये भी एक्सपेक्टेशन आएगा। इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो हम इस एक्सपेक्टेशन इन सब का बाहर ले लेते हैं, ए कैप का स्क्वायर, इसका एक्सपेक्टेशन, इसका लिया, इसका एक्सपेक्टेशन, इसका लेंगे, इसका एक्सपेक्टेशन। तो जो टर्म एक्सपेक्टेशन है उसमें फिर वापस एक्सपेक्टेशन लगाएंगे तो वो एक ही बार रहेगा। तो हमने यहाँ लिखा क्या, ए कैप स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस 2 ए कैप एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर प्लस ए कैप दिस। क्लियर। अब ये वाली वैल्यू किसकी है, डेल ए कैप स्क्वायर की। ठीक है, या हम कह सकते हैं ए कैप स्क्वायर का क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर मीन ले रहे हैं। अभी हमने देखा कि ए कैप स्क्वायर इसका मीन, इसको हम डेल ए कैप लिखते हैं। रूट में अगर हो तो रूट को हटाएंगे तो ये स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल ए कैप, क्योंकि वहाँ स्क्वायर है तो ये रूट हट गया यहाँ से, और यहाँ लिख दिया हमने उसके लिए एक स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपके पास में, तो ये एज इट इज़ आया हमारे पास में, ये माइनस प्लस है हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं एज इट इज़ ए कैप स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ ए कैप स्क्वायर। ठीक है, ये डेल कैप ए कैप का स्क्वायर है, तो इसको हमने लिखा अब क्या, डेल कैप का जो ये हुआ, ये वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेल ए कैप। इसको हमने ये तरीका लिख सकते हैं, बट पूरा सॉल्व करने पर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, ए कैप स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस में ए कैप एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, और ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट टर्म है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो ये क्या आया आप लोगों के पास में, डेल ए कैप की वैल्यू, जिसको हमने इस तरीके से फाइंड आउट करके लिख लिया। अब इसी तरीके से हम लोगों ने दो हर्मिशियन ऑपरेटर लिए थे, एक ए कैप और एक बी कैप। यहाँ हमने ए कैप के लिए लिखा है, अब हम इसको सेम ऐसे ही एज इट इज़ बी कैप के लिए लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हमने इसको लिखा किसके लिए, बी कैप के लिए। सो वी सी हेयर दैट डेल बी कैप इज इक्वल टू बी कैप का स्क्वायर एक्सपेक्टेशन माइनस बी कैप एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, और ये हमारे पास में हो गई इसकी एज इट इज़ बी कैप। ठीक है, हम इसको पूरे को एज इट इज़ फाइंड आउट करके लिख सकते हैं बी कैप के लिए, लेकिन हमने दिखा यहाँ पर एज इट इज़ है, इसका हमने सेम लिख दिया। अगर अब हम
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखते हैं तो आप जानते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो यही होता है कि दो हर्मिशियन ऑपरेटर के जब एरर के जो मेजरमेंट हैं उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको लिखना। तो हमने यहाँ लिखा सो नाउ जनरल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वहाँ से हमने देखा कि इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर करते हैं देन डेल ए कैप डेल बी कैप, इनको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू जो आती है इज ग्रेटर देन इन इक्वल टू आती है इन दोनों के फॉर्म में। कैसी आती है? ए कैप कोमा बी कैप, और उसका लिखा हमने क्या? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का फिर करते हैं हम क्या? एक्सपेक्टेशन, और वहाँ लगा देते हैं क्या? मॉड। अपॉन में ये कितना आएगा हमारे पास में? 2। और ये स्टूडेंट हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला है अनसर्टेनिटी को फाइंड आउट करने का, जो कि काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे आप किसी भी दो मेज़रमेंट के लिए अनसर्टेनिटी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम लोगों ने ये जनरल फार्मूला निकाला है उसको कुछ केसेस बनाकर पढ़ते हैं, और इस केसेस में हम देखते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैसे यूज़ करना है, राइट। देन वी सी दैट। तो हम यहाँ देखते हैं इसके लिए केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट में ये आपसे कहना चाहता है कि अगर आपको ए कैप दे दिया जाए, यदि इफ़ ए कैप दे दिया जाए क्या? एक्स कैप, और बी कैप दे दिया जाए क्या? पी एक्स कैप। मतलब इस टाइम पर हम अनसर्टेनिटी देखना चाह रहे हैं किसके लिए? मोमेंटम और पोजीशन के लिए देखना चाह रहे हैं। तो ए कैप को हमने अपने तरीके से मान लिया, बी कैप को हमने अपने तरीके से ले लिया। तो यहाँ से हम देखते हैं इस फॉर्मूले से दैट डेल ए कैप, तो ए कैप क्या माना है हमने? एक्स कैप। डेल बी कैप, तो ये क्या माना है? डेल पी एक्स कैप। इसका मतलब ये है कि यहाँ से इसको एज इट इज़ लिखेंगे इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहाँ लगाया ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू लगाई, कम्यूटेटर लगाया एक्स कैप कोमा पी एक्स कैप का, यहाँ लगाया इसको क्लोज और ये बंद किया, और यहाँ लिख दिया सीधा हम लोगों ने क्या? 2 लिख दिया। ठीक है। अब स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कम्यूटेटर के अकॉर्डिंग, अगर हम कम्यूटेटर की बात करते हैं तो एक्स कैप कोमा पी एक्स कैप अगर इसका कम्यूट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है कितनी? आयोटा एच क्रॉस आती है आपके पास में। ठीक है। तो फर्दर अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास आने वाली वैल्यू कितनी होगी? डेल एक्स कैप डेल पी एक्स कैप इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितनी आई है? आयोटा एच क्रॉस की एक्सपेक्टेशन का मॉड अपॉन में 2 आया है आपके पास में। क्लियर? इससे क्या पता चलता है? अब हम लोगों को इसमें क्या लगाया हुआ है? मॉड। मतलब हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसको लेना है बाहर? रियल टर्म को लेना है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, मॉड है, रियल टर्म को लेना है। तो आने वाली वैल्यू कितनी हो गई? डेल एक्स कैप डेल पी एक्स कैप इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच क्रॉस में अपॉन में 2। तो इसका मतलब ये है, अभी अभी जस्ट हम लोगों ने अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल पढ़ा था, और अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल के बेस पर आपने देखा कि अगर मोमेंटम और पोजीशन दोनों को अगर आप सेम टाइम टी पर फाइंड आउट करते हैं तो उन दोनों में जो अनसर्टेनिटी होती है वो एच क्रॉस अपॉन 2 के ग्रेटर देन और इक्वल होती है, राइट। सेम इसमें अब हम देखते हैं केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड को देखने के लिए आप लोगों को अगर सपोज किया दे दिया जाए इफ़ ए कैप इज़ इक्वल टू टी, राइट, और बी कैप आपको दे दिया जाए क्या? एनर्जी की टर्म में दे दिया जाए। ठीक है। या आप बी कैप को कह सकते हो आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी। मतलब कि अगर आपको ए कैप दे दिया जाए क्या? टी, और बी कैप दे दिया जाए क्या? एनर्जी। और एनर्जी हाँ आप लोग जानते हैं क्या होती है? आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल टी होती है। ठीक है। इन दोनों का अगर एक्सपेक्टेशन निकालते हैं तो ये डेल ए कैप डेल बी कैप, तो ये क्या बन गया? डेल टी और डेल ई बन गया हमारे पास में। इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास
एक्सपेक्टेशन, ए कैप मतलब कि टी, और ये क्या है अपने पास में, क्या, ई, एज इट इज़ रखा हमने, अपॉन में क्या लिखा आपने इसको, 2। तो यहाँ से हमने देखा कि डेल टी डेल ई इज ग्रेटर देन इक्वल टी कोमा ई एक्सपेक्टेशन एंड मॉड अपॉन में 2। ये वैल्यू यहाँ से एज इट इज़ आ गई। तो इसमें डेल टी डेल ई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू दिस टी। अब हमने देखा ई को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल टी लिख दिया, और यहाँ लिख दिया क्या इसका, अपॉन में 2 लिख दिया। आयोटा एच क्रॉस को यहाँ से हम क्या करते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो ये बना डेल टी डेल ई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इसको हमने क्या लिया, बाहर लिया, तो ये आ गया आयोटा एच क्रॉस टी कोमा डेल अपॉन डेल टी, और ये एज इट इज अपॉन में 2, राइट। जिससे कि हम जानते हैं कि डेल टी डेल ई इज ग्रेटर देन इक्वल, ये आया एज इट इज मॉड, इसका एक्सपेक्टेशन आयोटा एच क्रॉस। अब हम लोग जानते हैं कि टी कोमा डेल अपॉन डेल टी का अगर कम्यूटेटर निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास क्या, -1 आती है, अपॉन 2 आता है, ठीक है। अब वही बात स्टूडेंट की, ये माइनस है, मॉड लगा हुआ है, बाहर प्लस में हो जाएगा, आयोटा है, हमें रियल नंबर चाहिए होता है, प्लस में हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या, डेल टी अप इनटू में डेल ई इज़ ग्रेटर दैन, इट इज़ ऑल्सो इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू किसके हुआ, एच क्रॉस बाई 2 के हुआ। तो हमने यहाँ देखा कि अगर हम एनर्जी और टाइम को भी एक साथ मेज़र करते हैं तो उसको मेज़र करना भी इम्पॉसिबल है अगर हम उसको एक्यूरेट मेज़र करना चाहते हैं। उसकी जो एक्यूरेसी है वो एच क्रॉस अपॉन 2 के डिफरेंस में आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अभी देखा केस नंबर 1, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकाल के देखा किस किस के लिए, मोमेंटम और पोजीशन के लिए, और यहाँ हमने देखा किसके लिए, एनर्जी और टाइम के फॉर्म में देखा, ठीक है। इसी तरीके से अब हम इसका केस ले लेते हैं 3rd। केस नंबर 3rd में अगर सपोज कीजिए कि आपको दे दिया जाए ए कैप की वैल्यू दे दी जाए कोई फाई, और बी कैप आपको दे दिया जाए एंगुलर मोमेंटम एल जेड के रूप में, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल फाई होती है, ठीक है। तो इसके लिए आप कहेंगे क्या, देन आपके पास इसकी टर्म कैसे आएगी, अगर आप इसे निकालते हैं देन डेल फाई डेल एल जेड इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल किसके आएगा, वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू और उस वाले फॉर्मूले में अगर फॉर्मूला रखते हैं तो ये आया आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल फाई का मॉड अपॉन में 2। तो यहाँ से क्या बना, डेल फाई डेल एल जेड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आयोटा एच क्रॉस बाहर ले लिया, ये आया फाई डेल अपॉन डेल फाई, और ये आ गई वापस टर्म हमारे पास में एज इट इज़। अब वही अभी जैसे हमने टी कोमा डेल अपॉन डेल टी के लिए -1 लिखा था, या फाई कोमा डेल अपॉन डेल फाई के लिए कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो ये क्या बनेगा, डेल फाई डेल एल जेड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आयोटा एच कट -1, और ये आया कितना, 2। तो इसको अब हम क्या देखें, वही एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है इसकी, इस पर मॉड लगा हुआ है, माइनस वाला साइन प्लस हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, डेल फाई डेल एल जेड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, एच क्रॉस अपॉन में 2। मतलब कि साइमल्टेनियसली अगर आप फाई और डेल एल जेड को भी मेज़र करते हैं तो इसकी वैल्यू एच क्रॉस अपॉन 2 के इक्वल आती है, ठीक है। सेम स्टूडेंट, अब हम इसके साथ में एक केस नंबर लास्ट लेते हैं, एक 4th केस नंबर, और ये काफ़ी ही अंडरस्टैंडिंग वाला केस होगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अभी हम बात कर रहे थे अगर हम किसी भी चीज़ डेल ए कैप और डेल बी कैप को मेज़र करते हैं तो
इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है। सबसे पहले इन दोनों ए कैप कोमा बी कैप का क्या होता है, कम्यूटेशन होता है। देन इसका एक्सपेक्टेशन निकलता है, फिर इसका मॉड निकलता है और अपॉन में कितना आता है, 2 आता है। अगर आपको ये ऐसे दे दिया जाए दैट इफ़ ए कैप कोमा बी कैप, अगर आपको इसका कम्यूटेशन दे दिया जाए कितना, 0 दे दिया जाता है। अगर ए कैप कोमा बी कैप अगर आपको 0 दे दिया जाता है तो आप यहाँ से क्या देखेंगे, देन आपको क्या मिला, डेल ए कैप डेल बी कैप किसके इक्वल आएगी, ए कैप कोमा बी कैप। ये तो 0 हो गया तो ये पूरी टर्म किसकी बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। और आप इसको ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कोई टर्म जो होगी वो 0 के इक्वल हो जाती है, अगर उसका कम्यूटेटर जो है अगर वो 0 है तो उन दोनों को एक साथ आप मेजर कर सकते हैं। ध्यान देना वापस इस वाली बात पे कि अगर किन्हीं भी दो क्वांटिटी का या ऑपरेटर का कम्यूटेशन 0 के इक्वल आता है तो उसको आप सेम टाइम पर सेम सिचुएशन के साथ उसको आप मेज़र कर सकते हो। ठीक है, तो हम इस वाली बात के लिए इसको लिख सकते हैं, इट मीन्स इफ़ ए कैप एंड बी कैप कम्यूट विद each other, then we can measure simultaneously, right? तो इसके लिए एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं अपन। इसके लिए एक एग्जाम्पल ये होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर एक्स कैप कोमा पी एक्स कैप को जब हम मेजर करते थे तो वो आयोटा एच क्रॉस आता था। ठीक है, इस वजह से ही अगर हम डेल एक्स कैप डॉट डेल पी एक्स कैप निकालते हैं तो इसकी वैल्यू एच क्रॉस बाई 2 के अकॉर्डिंग आती है। वहीं आप लोग जानते हैं कि एक्स कैप कोमा पी वाई कैप, इसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। मतलब अगर पोजीशन आप x में फाइंड कर रहे हैं, मोमेंटम अगर आप y में फाइंड आउट कर रहे हैं तो उन दोनों का कम्यूटेशन कितना आता है, 0 आता है। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों को साइमल्टेनियसली हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। मतलब कि अब इसे फाइंड आउट करना पॉसिबल होगा, लेकिन x वाले को सेम टाइम पर फाइंड आउट करना एक्यूरेटली पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इस वजह से स्टूडेंट हम लोगों ने क्या देखा कि हाइजेनबर्ग के जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो ये कहना चाहता है कि आप सेम टाइम पर किसी भी चीज़ को उसके एनर्जी को टाइम के साथ हमें या फिर उसके लिए मोमेंटम को पोजीशन के साथ हमें सेम टाइम पर फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपको पोजीशन एक्स कैप में फाइंड करनी है और वाई में आप मोमेंटम फाइंड आउट कर रहे हैं, इन दोनों का कम्यूटेशन हमको 0 मिलता है। इस वजह से ही इन दोनों के पाए जाने की जो अनसर्टेनिटी है वो कैसी हो जाती है, 0। मतलब हम इसको सेम टाइम पर सेम टाइम के लिए एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? ओके, थैंक यू।